दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापी कहानी पैशन फॉर फैशन की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ। बस हमारे मेहमान जो फेसबुक पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, स्ट्रीमयार्ड पे हम लोग कनेक्ट करने की उनकी कोशिश कर रहे हैं उनको। बहुत ही खास मेहमान है आज के हमारे, जो एक जर्नलिस्ट भी हैं और साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो SIS जो सर्विसेज है उसके भी वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और साथ ही रिपोर्टिंग करते हैं वो पॉलिटिकल और क्राइम की रिपोर्टिंग उन्होंने की है। 1971 में जब बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था, उसमें सिन्हा साहब ने बॉर्डर पोस्ट पर बिहार रेजिमेंट के साथ रहकर रिपोर्टिंग की थी। सिन्हा साहब JP की लीडरशिप में बिहार में हुए छात्र आंदोलन पर पहली रिसर्च बुक जन आंदोलन के लेखक भी रहे हैं। हेलो सर, अनिल काला साहब। सर बस सर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर, पहले फेसबुक पे था वो नहीं कनेक्ट हो पा रहे, इस पे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रीम यार्ड पर सर। एक बार फिर से हम आज के स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बस कुछ ही पलों में हमारे आज के जो मेहमान हैं उनको हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे। बिल्कुल रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी है। बिल्कुल वेलकम सर। नमस्कार। हेलो, नमस्ते सर। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और दापी कहानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सर, आपका वेलकम करते हैं। और बहुत बहुत जैसा धन्यवाद। कि थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। हम जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, उसके बाद भी आपने समय निकाला, और हमारे जो सपोर्टेड हैं श्री अनिल काला जी आपका वार्म वेलकम कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जैसे कि सर मैं आपके आने से पहले हमारे जो साथ में दर्शक जुड़े हुए उनको मैं आपके बारे में बता रही थी कि किस तरीके से आप जर्नलिस्ट भी हैं, और आपकी अगर हम बात की जाए तो आप JP आंदोलन से भी आप जुड़े हुए हैं। आप SIS जो हमारी जो कंपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंसी की, उसके आप चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। साथ ही आप राज्यसभा के पूर्व बिहार के सांसद भी आप रहे हैं, और आपने 1971 में बांग्लादेश की जो आजादी को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब आपने बॉर्डर पोस्ट पर बिहार रेजिमेंट के साथ रहकर रिपोर्टिंग भी आपने की है, और आपके JP आंदोलन की पहली रिसर्च बुक जो है जन आंदोलन के, आप लेखक भी रहे हैं। तो आप सभी चीजों को समेट करके आप आगे चल रहे हैं। हम आपके जीवन के बारे में आज यहाँ पर जानना चाहेंगे सर। सबसे पहले शशांक तिवारी जी आपका वेलकम कर रहे हैं सर। सबसे पहले हम जानेंगे सर, आपका जन्म कहाँ पर हुआ था और आपकी शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे सर। मैं बिहार में वाराणसी और पटना के बीच में एक जगह है बक्सर, जहाँ आपने जी। सुना होगा कि राम और लक्ष्मण की शिक्षा हुई थी विश्वामित्र के आश्रम में। तो जी उसी जी बक्सर का मैं रहने वाला हूँ। जी सर। जन्म स्थान वही है। रहा जी वैसे जी। मैं ज़्यादा पटना में हूँ। अच्छा अच्छा सर। और आपकी एजुकेशन सर पटना और बिहार में ही हुई है सर? एजुकेशन पटना में हुई है, और जी मैंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है, लॉ किया है। जी सर। सर आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन और लॉ आपने किया है, लेकिन जब हम आपकी प्रोफाइल देखते हैं आप जर्नलिज्म की तरफ ज्यादा आप कर, आपके कई लेख आए हैं, आपने रिपोर्टिंग भी आपने की है, आपने शुरुआत भी जर्नलिज्म से ही की थी सर। इस नहीं, तरफ आपका रुझान कैसे सर? कई नहीं, कई हजार। आपने जी सर, कई कई कहा। हजार सर, बिल्कुल। हाँ, कई हाँ हजार। प्रतिदिन जी प्रतिदिन सर। हमारे प्रतिदिन हमारे कोई ना कोई लेख देश के 100-200 जी अखबारों में छपते हैं प्रतिदिन। जी जी सर। जी हाँ।
जी हाँ, हजारों की संख्या में है सर। अगर हम उनको बात करने लगे तो हर मेरे ख्याल से एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब आप किसी भी न्यूज़पेपर में आपका कोई भी आर्टिकल नहीं छपता हो। और नहीं। सारी समस्याओं को लेकर के सर, जी हाँ, जी हाँ। पॉलिटिकल भी बात आ जाए, क्राइम की बात आ जाए, या नहीं नहीं, देश कोई के अंदर कोई समस्या चल रही है, ज्वलन समस्या, उसको लेकर भी आपने काफी लिखा है सर। तो सर इस देश में, तरफ आपका विदेश रुझान में। कैसे हुआ सर? जी सर, सब नहीं, तरफ है। मैं आ, 1966 जी। से ही जर्नलिज्म में हम्म। आ गया था। हम्म। और आप ये कहिए कि मैट्रिकुलेशन का इम्तहान देने के बाद आ गया था। और जी जी। मैंने ग्रेजुएशन और लॉ भी जर्नलिज्म में रहते हुए ही किया है। हम्म। तो इसलिए मैं 71 वॉर में बांग्लादेश वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट जी होके सर। गया। बहुत कम हम्म। लोग, पूरे देश से बहुत कम लोग गए थे, उसमें मैं भी हम्म। था। हम्म। तो वो भी हमारा 1 डेढ़ साल का बहुत अच्छा अनुभव रहा। फिर जेपी आंदोलन से जुड़ा। हम्म। और जेपी आंदोलन से जुड़ने के बाद धीरे धीरे एक्टिव जर्नलिज्म में थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट रहने लगा। तो जेपी के ही कहने से मैंने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए काम शुरू किया। हम्म। जो आज 2.5 लाख आदमी काम करते हैं इसमें, हमारे एसआईएस में। जी सर। और 8,500 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर है इसका। तो जी अब तो मैं रिटायर कर गया हूँ, अब तो बाकी लोग देख रहे हैं इस काम को। जी 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 सर। सर, मतलब आप जर्नलिज्म के साथ भी जुड़े हुए हैं, और अगर हम बात करें, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्यरत हैं सर। देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो आपका वहाँ भी जी हाँ, शिक्षा एक केंद्र। मैंने जी। एक मैंने अच्छा आवासीय विद्यालय खोला है, यहाँ लोग पसंद कर रहे हैं उसको। जी जी सर। तो सर, वो उसमें जो एजुकेशन होती है तो वो यूनिवर्सिटी लेवल का है या कॉलेज है सर? नहीं, उसमें सीबीएसई से जो 12वीं की परीक्षा होती है वो होती है यहाँ से। जी सर। सीबीएसई बोर्ड का जो इंटरमीडिएट होता है वो यहाँ से हम्म। होता है। हम्म। बिल्कुल। सर, अब हम जानना चाहेंगे, जर्नलिज्म के क्षेत्र में आप आ गए थे। जर्नलिज्म के आपने 1971 में जो बांग्लादेश की आजादी को लेकर के जो वॉर हुआ था उसमें आपने रिपोर्टिंग की थी। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करते हैं, वहां भी आप हैं, एसआईएस आपकी कंपनी है। फिर हम बात करें पॉलिटिक्स की तरफ से, इधर की तरफ आपका सर किस तरीके से झुकाव हुआ, और ऐसे आप इस फील्ड में देखिए, कैसे आए ऐसा सर? है कि मैं बचपन से ही आरएसएस से जुड़ा रहा। जी और 1966 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मुझे जनसंघ का कार्यकर्ता बनाया, जी। जनसंघ के काम में जोड़ा। तो मैं उनके साथ लग गया और तब से हूँ। और तब से आप बस जनता की सेवा में आप हैं सर। जी हाँ। हम ये कह सकते हैं सर, पत्रकारिता के साथ और पॉलिटिक्स के साथ जुड़ने के साथ आप जनता की आवाज सर बने हुए हैं, कि जनता की आवाज बन करके सर उनकी सेवा आप कर रहे हैं। और जहां तक हम बात करते हैं, जितना हम आपको जानते हैं, तो सर इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि आप बीइंग काइस्ट भी बहुत कुछ आप करते हैं सर। जैसे कि संगत पंगत को लेकर के आपने एक चलाया, ताकि एक कम्युनिटी को भी आप साथ में लेकर के चलते हैं सर, तो भी आप यह सर काम बात कर रहे हैं। बात यह है कि जिस स्कूल में मैं पैदा हुआ हूँ जी सर। उसके प्रति हमारा कर्तव्य तो बनता है। बिल्कुल सर। हाँ। वैसे जाति बिल्कुल पात सर। में हमारी पार्टी हम्म, विश्वास नहीं करती है। सही बात है। अ, लेकिन हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है कि हम अ, जातीयता नहीं करते हैं, जात की राजनीति नहीं करते, लेकिन जी। सभी जातियों की चिंता करते हैं। इसलिए सभी जातियों में हम्म। हमारा काम अच्छा हो, इसका प्रयत्न जी। रहता है। बिल्कुल सही है सर। क्योंकि कहते हैं ना सर, जब सबको साथ लेकर के चलेंगे तभी हम जिस सपने को लेके जी हाँ, आगे बढ़ रहे हैं उस सपने को हम पूरा कर पाएंगे। और ये बात सही आपने बात। बिल्कुल सही की है कि हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और सर वैसे जी भी आज का दिन बहुत खास है, इसलिए हमने आपको आज यहाँ पर जोड़ा, क्योंकि आज सर 15 अगस्त है सर। 15 अगस्त 1947 का दिन।
क्योंकि आप जिस तरीके से जन आंदोलन के साथ जुड़े हुए रहे हैं और आज आजादी का दिन है, स्वाधीनता दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, तो उसकी भी शुभकामनाएं हम सबको देते हैं सर। और हम यही जानना चाहेंगे सर कि जेपी जो जन आंदोलन है सर, जिसकी रिसर्च बुक के लेखक भी आप रहे हैं सर, ये भी आप रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए सर। देखिए, जेपी का जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन था हम्म। वह समाज को पूरी तरह से आमूल चूल परिवर्तन की दृष्टि से था। अब ये दूसरा हम्म। है, अब इस बात को ये विवाद का प्रश्न है कि कितना वो सफल हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन हम्म। बहुत लोगों के जीवन को परिवर्तित किया उसने, और मैं भी उसमें एक हूँ। हम्म। तो ये मुख्य रूप से राजनीति में और सामाजिक जीवन में पारदर्शिता को लेकर जेपी का आंदोलन था। हम्म। क्योंकि जब तक आप पारदर्शी चरित्र आपका नहीं होगा तो आप कुछ ना कुछ भ्रष्ट आचरण करते रहेंगे। बिल्कुल सही है सर। दीनदयाल उपाध्याय ने भी ये कहा था कि राजनीति तो सेवा का माध्यम है, हम्म। वो सेवा का माध्यम है, और उसमें हम अगर कोई पद या प्रतिष्ठा या कोई सत्ता में आते हैं तो उससे हम बेहतर सेवा हम्म। कर सकते हैं, यही उसका लाभ है और कुछ नहीं है। बाकी तो सेवा का कार्य तो अनवरत चलने वाला कार्य है। बिल्कुल सर, वो कभी नहीं रुक सकता है सर। सर, हम्म। आपने उस समय के जेपी आंदोलन की बात करी, आपने उस समय का भी समय देखा है, आज का भी आपने समय आप देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं, तो आपको सर क्या अंतर लगता है पहले के समय को और अभी के समय को देखते हुए सर? अंतर ये लगता है कि राजनीति अब एक व्यवसाय का रूप लेती जा रही है, जो बहुत दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। राजनीति सेवा का माध्यम ही रहना चाहिए, लेकिन लोग राजनीति को प्रोफेशन बना रहे हैं, और हम्म। जब वो प्रोफेशन बनाएंगे तो राजनीतिक पद या सत्ता के उपयोग से हम्म। साधन जुटाना चाहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अगर उनके पास कोई आय का साधन होगा नहीं हम्म। तो करेंगे क्या? सही आय बात है का सर। साधन रहेगा तभी तो हम्म। वो देख पाएंगे कि वो सेवा कर पाए, अपना कुछ लगा के कर पाए। हम्म। लेकिन वो अब राजनीति में हो नहीं रहा है। हम्म। जैसे मैं राजनीति में 50 वर्षों से ज़्यादा हो गए मुझे, जी। लेकिन मैंने राजनीति में कभी भी एक पैसे भी कभी सोचा भी नहीं कि हम उसका उपयोग करेंगे अपने हम्म। हित में। अपना करोड़ों रुपया जरूर समाज के सेवा में खर्च कर दिया, लेकिन हम्म। पार्टी का कोई पैसा या चंदे का कोई पैसा या गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भी कभी ये स्वभाव में नहीं रहा, क्योंकि दीनदयाल जी का संस्कार यही था। हम्म। लेकिन अब मुश्किल ये है कि अब तो दीनदयाल जी का चेहरा ही जिन्होंने नहीं देखा, वो दीनदयाल जी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दीनदयाल जी को कभी दर्शन ही नहीं किया। जी जी, सही बात कह रहे हैं सर। वास्तव में ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है सर कि जब आप देश की राजनीति एक तरह से देश की सेवा में होनी चाहिए, लेकिन जब ये व्यवसाय बन जाती है तो देश की सेवा अलग हट जाती है और अपना हित इसमें आ जाता है सर। सर, हम लोग आपकी राजनीतिक यात्रा के बारे में हम जानना चाहेंगे सर। मेरी राजनीतिक यात्रा बड़ी सीधी सपाट है। मैं जी। कार्यकर्ता के रूप में ही रहा, और मैं दीनदयाल हम्म। जी की इस बात को मानता हूं कि वो कहा करते थे हम्म। कि पार्टी में सबसे बड़ा पद
अध्यक्ष का, महामंत्री का, किसी बड़े पदधारी व्यक्ति का नहीं होता है। सबसे बड़ा पद होता है कार्यकर्ता का। तो मैं जी। कार्यकर्ता के रूप में ही रहा, कार्यकर्ता के रूप में ही मरूंगा भी। कार्यकर्ता सबसे महान होता है। कार्यकर्ता ही सही पार्टी है को सर। बनाता है, कार्यकर्ता ही विधायक बनाता है, कार्यकर्ता ही सांसद बनाता है, कार्यकर्ता ही मंत्री बनाता है, कार्यकर्ता ही जब जी। चाहे जिसको सिर पे उठा के नाचता है, कार्यकर्ता जब चाहे उसको जमीन पे पटक भी देता है। एक बिल्कुल सही सर। कार्यकर्ता की खासियत है। बिल्कुल सही। सर, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सर कार्यकर्ता है तब भी सब कुछ संपन्न हो पाता है काम सब। हेलो। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ, बताएं। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ। बिल्कुल आ रही है। सर हम ये जानना चाहेंगे, आज के वर्तमान परिवेश की अगर हम बात करते हैं, तो आपको लगता है कि जिस समय हमारा भारत की आजादी की लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, और जो सपना उस समय हमारे शहीदों ने देखा था कि हमारा भारत ऐसा होगा, क्या आपको लगता है हमारा भारत वास्तव में वैसा है? अब मैंने किसी क्या उन शहीद से शहीदों बात की तो जो नहीं सपना की, है उस सपने को पूरा कर लेकिन पाए? नहीं नहीं, मैं जी। मैंने किसी शहीद से बात करने का तो मेरा अवसर हुआ नहीं, वो तो बहुत पहले चले गए। हम्म। लेकिन निश्चित रूप से जी। उन्होंने अपनी जो कुर्बानी दी, वो आज की परिस्थिति के लिए तो कुर्बानी नहीं दी होगी, हम्म। ऐसा नहीं सोचा होगा। जी। जी। हेलो। मैं सुन रहा हेलो। हूँ, बताइए। हेलो। आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, हाँ बताइए। सर, आपकी आवाज बीच में कट गई सर, आप कुछ नहीं बोल नहीं, रहे मैं थे। कुछ बोल नहीं रहा। हाँ। सर बिल्कुल आपने, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि उस समय जो सपना उन्होंने देखा था, शायद वो भारत उससे अलग रहा है। आपने बिल्कुल ये बात सही कही थी। सर एक बात जानना चाहेंगे, जैसा कि हम एसआईएस सर्विसेज की जब हम बात करते हैं, आपने जो एसआई सर्विसेज को आप जिसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आप रहे, सर एसआईएस कंपनी को खोलने का सर आपको कैसे ध्यान में आया कि मुझे इस कंपनी को खोलना चाहिए? देखिए, ये अब इसकी लंबी कहानी है, कितना आपके पास समय है मैं जानता नहीं हूँ। मैं जेपी नहीं सर आंदोलन बिल्कुल, आप सुनाइए सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं जेपी आंदोलन में था। जी। और जी। जेपी आंदोलन में काम करते हुए मैं हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के सैटेलाइट और प्रदीप का स्टाफ रिपोर्टर भी था। और उन्हीं के माध्यम से जी मैं सर। बांग्लादेश वार में भी गया था। लेकिन जब इंदिरा जी ने बैंक नेशनलाइजेशन, रुपये का डिवेल्युएशन, कोल नेशनलाइजेशन, इस तरह की चीज़ें शुरू की, तो हम्म। मैं जो जो राष्ट्रहित में नहीं था, मैंने खिलाफ लिखना शुरू किया। तो एक दिन के बिरला जी ने बुलाया मुझे, जी। शोभना भरतिया जी अभी जो हैं हिंदुस्तान टाइम्स की चेयरमैन, उनके पिताजी। तुमने कहा बेटा, तुम बहुत बढ़िया लिखते हो और जी। मैं पढ़ता हूँ, बहुत पसंद भी करता हूँ, लेकिन बेटा हम्म। इतना तीखा लिखोगे तो हमारी सारी चीनी मिलें बिहार और उत्तर प्रदेश की बंद हो जाएंगी। तो मैंने कहा बाबू, मैं आपकी जी। बात समझ गया, वैसे भी मुझे समय अब उतना मिलता हम्म। नहीं है, दिन भर तो आपके यहाँ खटता हूँ और रात भर आंदोलन का काम देखता हूँ। हम्म। तो ठीक है, जी। मैं चला आया। हम्म। शाम को जब जेपी के यहाँ गया, हम्म। जेपी ने कहा कि तो निकाल दिया गया तुमको। हमने कहा जी निकाल दिया गया। क्या करोगे? जी। मैंने कहा मैं फ्रीलांसिंग करूंगा। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने बम्बई से फ़ोन किया हम्म। था धर्मयुग के लिए, उन्होंने कहा है करने के लिए। आलोक हम्म। मित्रा ने इलाहाबाद से फ़ोन किया था, वो कह रहे हैं कि तुम माया का संपादन करो। हम्म। कहा तो तुम चले जाओगे पटना के बाहर? हमने कहा हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं आप ही के पास रहूंगा, लेकिन हम्म। यहाँ यहीं से बैठ के करूंगा। हम्म। तब जेपी ने कहा कि तुम जो चाहो करो, लेकिन
देखो कुछ ऐसा करो जिससे कि गरीबों के आंखों के आंसू पहुंच सको। हमने कहा अच्छा। ऐसा क्या है? उन्होंने कहा देखो 4 लाख भूतपूर्व सैनिक अभी निकाले जा रहे हैं फौज से, और ये 4 लाख लोग जो निकाले जा रहे हैं, इन सब की आयु 34 साल, 35 साल, 36 साल है। ये करियर जी। को बनाने का उम्र होता है, ये रिटायरमेंट का उम्र नहीं है। और अगर जी। ये निकाल दिए जाएंगे तो ये तो एक ही चीज जानते हैं, हथियार उठाना। तो ये फिर सही। चले जाएंगे और ये लूट पाट डकैती और हत्या में लग जाएंगे। तो अब तो मेरी उम्र 77 वर्ष की हो गई है। जी। तो मैं तो फिर माधो सिंह और मोहर सिंह का जो चंबल में जा जा के मैंने आत्मसमर्पण करवाया था, वो तो नहीं करवा सकता हूँ मैं। इनको बचाओ। मैंने कहा बाबूजी मैं कैसे बचा सकता हूँ? 230 रुपये मुझे मिले हैं फाइनल अकाउंट में। उस समय अच्छे जी। पत्रकार की तनख्वाह इतनी होती थी, ज्यादा होती नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि देखो 230 रुपये की बात नहीं है, मैं जानता हूँ तुम होनहार बच्चे हो। कायस्थ का बच्चा पैसे के लिए कभी परेशान नहीं होता है, बुद्धि है तुम्हारे पास। जी सर। सेना के लोग तुमको बहुत पसंद करते हैं, और जो उद्योगपति हैं वो भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो है तुम्हारी जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, पटना की डायरी पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि वाह क्या कमाल लिखता है ये। तो एक इन दोनों के बीच सेतु बन के काम करो। उनको जरूरत है अच्छे व्यक्तियों की, और इन गरीबों को जरूरत है अच्छे काम की, सेकंड करियर की। जी सर। तो मैंने शुरू किया, बिल्कुल बिना मन के शुरू किया। मेरी आत्मा वहां थी अच्छा। नहीं, आत्मा तो पत्रकारिता में थी। लेकिन बिल्कुल। जेपी का कहना तो वो तो मानना ही था। तो जी। 74 से लेकर 1981 तक यह काम मैंने 100% वॉलेंटियर के रूप में किया, स्वयंसेवी संगठन के रूप में किया। इसमें भी जी। जरा सा भी एक पैसे का कोई अपना इंटरेस्ट लेके नहीं किया। जी। लेकिन फिर जब काम बढ़ने लगा और उस चीज को संगठित रूप से करने की जरूरत हुई तो उसको किया। तो आज 2.5 लाख लोग स्थायी रोजगार में हैं, 8,500 करोड़ जी। रुपए का वार्षिक टर्नओवर है। क्या बात है। और चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना हो, सब में तो सरकार ने भी प्रशंसा ही की है कि बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने। हाँ, बिल्कुल सर, प्रशंसा की है। चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सर प्रशंसा की है, इस चीज को माना है। और वास्तव में सर उस समय के जो उन लोगों को आपने एक संबल प्रदान किया, ये क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है हर किसी व्यक्ति के सामने, रोजी रोटी की बात आती है। क्योंकि जब उनको निकाल देगा उस समय आप उनके लिए बन करके, कहते हैं ना, एक फरिश्ते बन के खड़े हुए, आपने उनको इस तरीके से जॉब दे करके काम किया। सर ये तो SIS इसकी कंपनी की हम बात करते हैं। आपने देहरादून में जो कॉलेज खोला है, जो स्कूल आपने खोला है सर, उसके पीछे सर क्या कारण था, वहां आपने देहरादून में स्कूल खोला सर? देखिए उसके पीछे कारण बहुत सिंपल था। सिंपल ये जी। था कि मेरे मेरे मेरा पुत्र और मेरी पुत्री हम्म। दोनों देहरादून के ही पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। जी। बेटा दून स्कूल से पढ़ा है और हाँ। बेटी मसूरी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ी है। जी। तो मैं देहरादून बराबर आता था, हम्म। और मैं बहुत बारीकी से इनके सिस्टम को जब देखता था तो मुझे ये लगता था कि ये
जो संस्कार दे रहे हैं ये सही नहीं। ये बच्चों में एक दोहरे चरित्र का विकास कर रहे हैं, एक डुअल पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं। ये बच्चों को अपने परिवार से, अपने समाज से तोड़ रहे हैं, जी। क्योंकि इनका कोई भारतीय संस्कृति से नाता नहीं है। ये जब बनाए गए तब ये काले बाबुओं को तैयार करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज़ादी के बाद भी इनके कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन आया नहीं। तब मैंने सोचा था कि अगर मुझे मौका मिलेगा और ईश्वर ऐसी शक्ति प्रदान करेगा, तब मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जिसमें कि अच्छे पब्लिक स्कूल की सारी अच्छाइयाँ हों, लेकिन भारतीय संस्कृति में उसकी गहरी नींव हो, और वो अंग्रेजी मीडियम जरूर हो, लेकिन हिंदी और संस्कृत में भी उतना ही अच्छा और पारंगत विद्यालय हो। क्षेत्रीय भाषाओं में बांग्ला है, असमिया है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, गुजराती है, मराठी है, डोगरी है। हमारे बच्चे जो हैं वो किसी न किसी एक रीजनल लैंग्वेज को भी सीखें, कम से कम। भारत को जानना है तो उनको सीखना चाहिए। आज हमारा विद्यालय जो है वो सीबीएसई के कुछ अच्छे विद्यालयों में माना जाता है। अभी हमारी एक बेटी ने जो 12वीं की परीक्षा हुई उसमें 99.5% मार्क उसको आए। क्या बात है सर। हाँ, सिर्फ 3 नंबर कम आए। जी। 500 में 497 आए। और मजे की बात यह है कि वो बिटिया जो है मुस्लिम समाज से आती है, लेकिन वो अगर वेदोच्चार करेगी तो आप मुग्ध हो जाएंगे। वो उसका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उसकी एंकरिंग, उसका डांस, उसका ड्रामा, सब कुछ। तो यहाँ पर तो हम कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन सबों को ये बताते हैं अगर कोई किसी भी दूसरे धर्म को मानने वाला भी विद्यार्थी आता है तो उसके माता पिता को हम बताते हैं इस बात को कि यहाँ पर तो वेदोच्चार भी करना होगा और हवन भी करना होगा, क्योंकि ये यहाँ हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसको हम मानते हैं, उस हिसाब से करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप अगर नमाज पढ़ना चाहें तो हम उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम बाहर नहीं जाने देंगे आपको। अच्छा अच्छा, बाहर नहीं जाने देंगे। जी जी, क्योंकि पूर्णतः आवासीय विद्यालय है ना, इसलिए हमारे जी यहाँ जी सर, बिल्कुल वो संभव नहीं। वो परमिशन नहीं है सर। ऐसे भी सर सही बात है कि आप भारतीय संस्कृति की नींवों को, जड़ों को थाम करके आगे बढ़ने की प्रेरणा आप देते हैं। सर मेरे एक सवाल, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, कि आज जो कोरोना का ये समय चल रहा है, इस समय हम लोग ऑनलाइन पर बच्चों को शिफ्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो क्या सर आपके हिसाब से ये सही है कि ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा देना सर, क्योंकि आप भी स्कूल से इससे जुड़े हुए हैं? आज भी जी सर। आज मैं हाँ। विद्यालय में हूँ, अभी मैं विद्यालय से ही बात कर रहा हूँ आपसे, ये विद्यालय अच्छा। परिसर से ही बात कर रहा जी हूँ। तो आज मैं जी जी वो 15 अगस्त के झंडोत्तोलन के लिए आया था। बहुत कम जी विद्यार्थी हैं यहाँ, जी। शिक्षक हैं। तो जो विद्यार्थी अपने घर चले गए हैं उनको हम ऑनलाइन शिक्षा ही दे रहे हैं, और वही तो तरीका है, ऑनलाइन पढ़ाना। क्योंकि जी माता जी पिता
जी। आज के दिन अपने बच्चों को किसी भी आवासीय विद्यालय में छोड़ने में बहुत संकोच करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम एक अच्छी चीज कोरोना ने जो दी है वो ये है कि कार्य संस्कृति में बदलाव किया है। अब आप ही कोटा में बैठी हैं, मैं देहरादून में बैठा हूँ और हम लोग बातचीत जी, कर रहे जी, हैं और पूरे जी सर, देश और दुनिया के लोग इसको देखेंगे। बिल्कुल तो सर। ये है। इसी तरह से ऑनलाइन शिक्षा होने से फायदा ये होगा कि पूरे देश के बच्चे कभी भी उसको पढ़ सकते हैं और वो उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, रात में उसको रिप्ले करके भी देख सकते हैं, फिर पढ़ सकते हैं। अब जैसे मैं एक आईआईटी का और मेडिकल का कोचिंग भी चलाता हूँ, उसको भी जी मैंने सर। पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया है और उसका अच्छा। इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है कि कई बार तो बच्चों को आज शनिवार है, आज शायद आज भी होगा, जी। पूरी रात का क्लास चलाते हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। 12 घंटे। और 12 बच्चे सर घंटे पढ़ते हैं लगातार ऑनलाइन? बच्चे पढ़ते, लगातार ऑनलाइन। वो जी सर। अपने घरों में बैठे हैं, हमारे टीचर देश के कोने कोने में बैठे हैं, जी, ऑनलाइन चलाते हैं, जी, कोई जी, इसमें जी सर। दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। बट सर थोड़ा सा जहाँ पर हम देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए जिन बच्चों के पास अगर नेट की प्रॉब्लम है, जैसे नहीं मिल पा रहा है, वहाँ थोड़ा सा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आती सर उन बच्चों के साथ? हाँ, वो आती है, वो आती है, वो आती है, जी, लेकिन वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जी, जी, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ऐसी इतनी ज्यादा परेशानी अब है नहीं। जी सर। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अब एक मुट्ठी में पूरा संसार आ चुका है, मोबाइल के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर सारी चीजें सर हमारी मुट्ठी जी में हाँ जी, कैद है सर इस जी समय तो। जी। बिल्कुल सर आपने ये सही बोला है इस चीज को। सर हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो कोरोना का इस समय चल रहा है, जो दौर कोरोना का इस समय आया है, इस समय सर आप क्या संदेश सर देना चाहते हैं? देखिए, कोरोना से भयभीत मत हुए, जी, कोरोना से सतर्क रहें, सचेत रहें, जी, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, जी, मुंह पर मास्क और हाथ में ग्लव्स आपके होना चाहिए, क्योंकि संक्रमण है जी सर। तो मुंह, नाक और हाथ के माध्यम से ही वो ज्यादा संभावित है। बाकी अपना काम करें, जी, कोई दिक्कत नहीं। भीड़ भीड़ भाड़ न करें, जी, भीड़ भाड़ से बचें। बिल्कुल। बिल्कुल सर, जो सरकार ने हमें गाइडलाइन दिए, निर्देश दिए, हम उनका पालन जरूर करें और उसके पालन करते हुए हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। और आपने सही कहा जी कि कोरोना से डरना नहीं है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, तभी हम इससे लड़ पाएंगे। सर आज का जी। दिन बहुत खास दिन है, आज है स्वतंत्रता दिवस, आजादी का हमारा दिन है। सर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है हमें, और ये जी, 1857 से लेकर 1947 तक 90 वर्ष का संघर्ष हुआ। लाखों लोगों ने आहुतियां हम्म, दी हैं सही बात। और आज देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन के आया है। तो हम्म, लोकतंत्र का सम्मान कीजिए। जिनको चुनकर सरकार बनाने का आदेश जनता ने दिया है, उसको काम करने दीजिए। जी, विरोध के नाम पर विरोध होना चाहिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि इससे जगहसाई होती है और पूरे विश्व में देश की बदनामी होती है।
इसलिए सभी जो इस सरकार को मानते हैं वो तो सहयोग करें ही, जो इस सरकार को नहीं मानते हैं वो भी बेवकूफ़ी वाली कोई ऐसे बचकानी हरकतें नहीं करें, ऐसा विरोध नहीं करें जो कि हम विरोधी दल में हैं तो करना ही जरूरी है। उसकी बजाय जनता के बीच जाकर काम करें, और अगर सरकार अच्छा नहीं काम कर रही है तो उनके पास भी मौका है, बदल दें अगले चुनाव में, सही लेकिन देश सही की बात, बदनामी विश्व में न करें। बिल्कुल सही बात है सर। बिल्कुल सही सर आपने कहा, क्योंकि हमने आज़ादी बहुत मुश्किल से हम लोगों को प्राप्त हुई है, तो इस आज़ादी की हमें कद्र करनी चाहिए, इस आज़ादी को हमें बना करके रखना चाहिए ताकि हमारी ये आज़ादी और ये आज़ाद फिजा हमें मिल सके, हम इसमें इसी तरीके से सांस ले सकें। जी और बहुत अच्छा जी हमारा लोकतंत्र देश है, मताधिकार हमें प्राप्त है सर, सारी चीजें हमारे ही हाथ में है सर। और जी हाँ बिल्कुल सर, विरोध करने के भी तरीके हैं सर हमारे पास, ऐसा नहीं है। और जी विश्व में जो हमारी छवि बनी हुई है वो छवि हमारी बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने सर कहा। सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी बातें हम लोगों के साथ की, और अपने जीवन के बारे में आपने हमें बताया। आपने किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में आप गए, पॉलिटिकल कैरियर के बारे में आपने बताया, आपने किस तरीके से आपकी सारी यात्रा जिंदगी की अब तक रही, सारी बातें आपने हमारे साथ यहाँ पर शेयर की। इसके लिए हम दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड है तापिकानी पैशन प्रोफेशन श्री अनिल काला जी की तरफ से हम आपका हार्दिक सर आभार व्यक्त करते हैं, आपका आपको बहुत बहुत थैंक यू सर धन्यवाद, कहते हैं। और ये उम्मीद करते बहुत बहुत धन्यवाद, अ, बहुत अ, बहुत आभार। नमस्कार। हाँ, नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज हमारे साथ जुड़े थे बिहार के पूर्व राज्यसभा सांसद श्री आर के सिन्हा साहब, जिनसे हम लोगों ने बातें की, उनके जीवन में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए थे, किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था, किस तरीके से उन्होंने एसआईएस जो उनकी सिक्योरिटी कंपनी है उसको उन्होंने खोला, एजुकेशन के क्षेत्र में वो किस तरीके से जुड़े थे, वो सारी बातें उन्होंने आज हमारे साथ की। और साथ में उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आज का दिन बहुत खास दिन है, आज़ादी हमें मिली है लेकिन आज़ादी बहुत मेहनत से हम लोगों को मिली है, इस आज़ादी को हमें इसी तरीके से बना करके रखना है। और सही बात है, कोरोना का टाइम है, डरना नहीं है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, तभी हम इस कोरोना से जीत पाएंगे। बिल्कुल हमारे साथ जो जुड़े हैं हम सबका थैंक्स कहना चाहेंगे। शशांक तिवारी जी का थैंक्स, लवली ऋषि, माधवी शर्मा, डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी का, सतीश अग्रवाल जी का, और क्षमता चौधरी मैम, हम आप सभी का थैंक्स कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपने इतना अच्छा जो आपका प्यार हमें मिल रहा है हमारे इस कार्यक्रम को लेकर के, आप ऐसे ही अगर आपका प्यार हमें देते रहेंगे, हम ऐसे ही हमारे अच्छे से मेहमानों से आपको मिलवाते रहेंगे। और अब हम आपसे मिलेंगे 18 तारीख को रात 9 बजे एक नए कलाकार के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हम यही कहेंगे आपको सभी को वंदे मातरम। आजादी का आज का ये पर्व आप सभी के ढेर सारी इस पर्व की शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और सिर्फ घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।